ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज हम पढ़ रहे हैं गो अच, अर्थात जो अंचु धातु है। तो गो उपपद रहते अंचु धातु को आज हम पढ़ रहे हैं। मैंने बताया था कि इस शब्द के जो रूप हैं वो बहुत सारे बनते हैं। वैसे तो लिखा है 109 रूप बनते हैं, लेकिन गणना की जाए तो वो 109 से भी अधिक हैं। कहीं समान रूप बनते हैं तो उन्हें छोड़ दिया गया है। गति अर्थ में अलग बनते हैं और पूजा अर्थ में अलग बनते हैं, लेकिन हमने उन सभी रूपों को यहाँ पर नहीं लिखा। उसमें कारण एक ही था कि लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल में उन सब को लेकर के कुछ कहा नहीं गया, उन सभी को लेकर के कुछ कहा नहीं गया। केवल जो गति पक्ष में और अवंग आदेश होने पर जो बन सकते थे, बस उतने ही रूप लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने लिखे हैं। अतः हमने भी मूल का अनुसरण करते हुए केवल उतने ही रूप दिए हैं जो कि मूलकार ने लिखे हैं। यदि आप लोगों को अधिक रूप जानने हैं तो सिद्धांत कौमुदी से जान सकते हैं, अन्यत्र से भी जान सकते हैं। लघु कौमुदी में तो इतना ही लिखा है, अतः हम भी इतने का ही व्याख्यान किए। यदि आप में से कुछ जिज्ञासु जन कहेंगे तब हम उन सभी रूपों को प्रदर्शित कर देंगे, क्योंकि उन रूपों को प्रदर्शित करने में है कुछ भी नहीं। आप वह कर चुके हो, जितना भी प्रदर्शन करना है वो सब आप पढ़ चुके हो, इसलिए उसमें है कुछ भी नहीं। अतः मूल का अनुसरण करते हुए ना मूलम उच्यते किंचित, बस इस तो अतः इतने ही रूपों को हम लिख रहे हैं। आइए, सबसे नंबर पर जो रूप है आपके, देखो ऊपर लिखा है गवाक गवाक। आपके लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल में ये है गवाक और गवाक। जी। कुछ कुछ संस्करणों में एक ही रूप लिखा है, केवल गवाक इसी प्रकार का है ना, तो वो कोई बात नहीं है। फिर लिखा है गोची गवांची पुनस्तद्वत। ये सब बातें लिखी हुई हैं। आइए बनाते हैं कैसे क्या है। जी। देखिए, गो उपपद रहते अंचु धातु है, और उस जो यकार है ना वो नकार है। वस्तुतः उसका अनित्यम हल्पदाय गति करके लोप हो गया है। हमने उसको इसलिए नहीं लिखा, हमने इसलिए यहाँ पर गो अच लिखा, आपको अंचु नहीं दर्शाया है, क्योंकि वो सूत्र आपको आगे आएगा, वहां पर आप उसे पढ़ लो कैसे क्या लोप होता है। तो गो अच, आप तो ये समझे कि आपके लिए जो यहाँ प्रातिपदिक है वो गो उपपद रहते अच ऐसा प्रातिपदिक है, गो अच। ठीक है। अब आप क्या करिए, इस गो अच से ही सू लाइएगा, उस सकार का समूर नपुंसकात से लुक कर लीजिए। फिर चोकू है, उससे कुत्तो कर लीजिए, क्योंकि चवर्ग है ना इधर, तो चोकू से कुत्तो हो जाएगा। हालांकि पिन प्रत्यय से को भी प्राप्त है, लेकिन वो चोकू द्वारा कुत्तु हुआ है, ऐसा टीकाकारों का कहना है। तो स्थिति हो जाएगी गो अक, वो गो अक कुत्तो करने पर चाकू का गो अक। अब क्या करिए, इसके बाद स्थिति है गो अक के बाद ये जस्तम, हमें जस्त करना है। तो जब आप जस्त करते हैं तो गो अग
मतलब तृतीय अक्षर हो जाएगा ना उसी का, जस्तम में। तो गो अग। अब क्या करिए, वावसाने सूत्र से चर तो करना है और वो वैकल्पिक होता है, तो रूप बनेंगे आपके गो अक, गो अग। ये अब क्या करिए, ये जो दो बन चुके वावसाने लगने के बाद, अब यहां लगाइए अवंग स्फोटा या नस्या। गो का जो ओ है उसे अवंग आदेश करना है, अवंग का बचता है अव, मतलब ओ को अव ऐसा करना है। और सवर्ण दीर्घ, क्योंकि अव के व में अकार भी होता है, तो उसका सवर्ण दीर्घ कर देना है आपको। एक बार तो ये अक के अकार के साथ, एक बार अग के अकार के साथ, तो दो रूप बनेंगे, गवाक और गवाक। बात आई समझ में? जी। हाँ, लक्ष्मीकांत जी, आप समझ रहे हैं ये रूप कैसे बनेंगे, इनकी प्रक्रिया आप समझे ना? हाँ समझ रहा हूँ। जी जी। तो अवंग आदेश करने पर है, एक सूत्र है अवंग स्फोटाय नस्य, गो के ओ को अवंग करने पर, सवर्ण दीर्घ करने पर गवाक पहला बनेगा, जहां वावसाने से चर्त हो चुका है। गवाग ये दूसरा बनेगा, जहां वो जस्त पक्ष वाला। ठीक है, ये जी। रूप बन के तैयार होंगे। और जहां पर मैं आपको बताया कि जहां पर 109 रूपों की चर्चा है इसके, वहां पर है और कुछ भी नहीं। जैसे आपने यहाँ पर एक बार ये अभंग स्फोटाइनस से लगाया ना, ऐसे ही एक बार बस वहां पर इस गो और अक के बीच, एक बार अग के बीच, एक बार तो प्रकृति भाव कर लेना है, एक बार एंग पदांत से पूर्व रूप कर लेना है, तो वो सब रूपों की श्रृंखला बन के तैयार हो जाएगी। तो 6 रूप तो बन जाएंगे इस गति पक्ष में, 3 रूप बन जाएंगे सु में, केवल मैं बता रहा हूं 6 रूप और प्लस 3 पूजा पक्ष वाले इसी धातु के, तो 9 रूप बन जाएंगे सु में। अभी तो आपको 2 ही रूप दिखा रखे हैं, ठीक है, वो संधियों का कमाल है। कुछ आपको ज्यादा इच्छा हो तो आपके पास पुस्तकें हैं, उनका भी अवलोकन करें, सब मिल जाएगा। बहुत आसानी से आप उसे समझ भी जाओगे, उसमें ऐसा कुछ है भी नहीं। तो ये 2 रूप बन के तैयार हो गए, गवाक और गवाक। ठीक है, जी। आइए आगे चलते हैं। अब आगे लाना है औ। तो आपका वही प्रातिपदिक है, ध्यान रखिए, गो अच औ। और औ नपुंसक लिंग में आप चल रहे हो तो औ बदला जाता है सी में, सी का ई बचता है, तो स्थिति बनेगी गो अच ई। एक आपने सूत्र पढ़ा था पीछे, अच्छा, हलंत पुल्लिंग में पढ़ा है, ठीक है ना? जी। सूत्र से क्या हो गया, चाहे सूत्र द्वारा इस अंचु धातु के इस आकार का लोप हो गया, मतलब गो अच में जो आकार दिखाई दे रहा है अच में, उसका लोप हो गया। और ये अचह लगता है केवल भ संज्ञकों में, श्याम सुंदर जी, जी। भ संज्ञकों में केवल लगता है ये। तो इसने आकार का लोप करेगा तो हर एक भ संज्ञक में करेगा। तो देखो आकार का लोप किया तो गोच ई, आप इसे मिलाएंगे तो गोची बन जाएगा। देखिए, है ना? जी। और मतलब ये क्या कर देगा, इसकी देखो एक महिमा अचह की ये रहेगी कि उससे ये गोच बना देगा। और जी। यहाँ पर ई थी तो मिल गया तो गोची बन गया। तो जहां जहां पर भ संज्ञा है, ये सभी जो जहां कोई कलर नहीं कर रखा है उन स्थानों को देख लीजिए, इन जी। सभी आजादियों में भ संज्ञा है। तो आपको वहां तो केवल क्या करना है, अचह सूत्र ने तो आकार का लोप कर रखा है, तो गोच के साथ बस विभक्ति जोड़ देना है, इतना सा करना है, ठीक है? जी। और कोई कठिनाई नहीं होने वाली, सिर्फ विभक्ति योजन करना है। तो अब हम ये जान चुके औ तक की प्रक्रिया, जान लिया, औ जान लिया। अब चलते हैं जस में। जस में क्या होता है, गो अच है, जस आया, जी। और जससो सी, सब जानते हैं। जी।
तो सी का बचना है ई, तो गो अच ई। अब कर लेना है आपको नुम। अब नुम के लिए सोचा जाए या नुम किससे कर। देखो यहां हमें करना है नुम, तो एक तो नपुंसक से झलचा नुम करने के लिए विद्यमान है, जो कि हम नपुंसक लिंग में हर जगह कर रहे हैं उससे। ठीक है, क्योंकि वो झलंत कहता है, तो गोच ये झलंत तो है ही, चकार झल में आता है, जी तो एक तो उससे हो सकता है। और ये सर्वनाम स्थान संज्ञक भी है, तो और ये गोच उगित है, तो उगित चाम सर्वनाम स्थान ये धातु करके भी प्राप्त है। जी किससे किया जाए, यह जो ऊहापोह मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं कि किससे नुम किया जाए, ऐसी टीकाओं में नहीं है, ध्यान रखिए। ये जी चीज आपको टीकाओं में नहीं ऐसी चर्चा की है। वहां पर तो भीमसेन शास्त्री जी तो सीधे लिख दिए हैं कि यहाँ पर सर्वनाम स्थानों से नुम करना है। अन्यत्र और भी टीकाएं आपके पास होंगी विभिन्न, उनमें अलग अलग होंगी। कुछ टीकाकार लिखे हैं कि यहाँ पर नपुंसक से झलचह द्वारा ही नुम होना है। ठीक है, तो अब हम और आप पर अब ये बात आ गई कि भाई किसकी बात मानी जाए। टीकाकार अलग अलग लिख रहे हैं इस विषय में। तो हमारे तो जो समझ आया वो ये है कि जी नपुंसक से झलचाह ये भी बहुत जगह नुम, मतलब बहुत जगह प्राप्त है इससे पूरे नपुंसक लिंग में ही। ठीक है, और उगितचाम सर्वनाम स्थान है धातु है, धातु भिन्न उगित, और उसकी फाउंडेशन है उसकी भी तमाम, जी तो सर्वनाम स्थान ही उसको चाहिए तभी करता है। तो यहाँ पर हालांकि फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, आप इससे नुम करें या उससे करें, बस हमें थोड़ा न्यायतः है, न्याय क्या है ये विचार करना है। तो उग्रचम सर्वनाम स्थाने से तो कम जगह पर प्राप्त है, तो उसी को लगा लो, ऐसा विचार करके तो भीमसेन शास्त्री जी उसे ही लिख दिए। अब नपुंसक लिंग का प्रकरण चल रहा है, इसलिए कुछ टीकाकारों ने उसे भी लिख दिया है। तो एक ही जैसा कार्य है, अतः यहाँ पर बहुत ज्यादा विचारा नहीं गया है उसे कि किससे करें। ठीक है, और मैं उस जी टीका का स्क्रीनशॉट भी लिया हूं, आपको दिखाऊंगा। मैंने आपको भेजी थी भी, ग्रुप में भी भेजी थी वो टीका। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नुम कर जी लिया, नुम करने के बाद स्थिति बनेगी गो अ न च, क्योंकि नुम बैठता है अंतस्य परे, तो गो अ न च ई। नकार को अनुस्वार करना है और परसवर्ण करना है, क्योंकि वो अपदांत पद के अंत में स्थित नहीं है, बीच में पड़ गया ना नकार। अनुस्वार परसवर्ण कर लिया तो परसवर्ण होगा उसको, जब अनुस्वार करोगे तो गो अंच ई, और परसवर्ण किया तो गो अं यकार हो जाएगा, क्योंकि आगे चकार है पर परसवर्ण यकार, तो गो अंच ई। और क्या कर लीजिए, अवंग कर लीजिए और सवर्ण दीर्घ करके गवांची बना लीजिए। ठीक है श्याम सुंदर जी, जी ना। जी हाँ, गवांची सवर्ण दीर्घ कर लेना। सवर्ण दीर्घ जब हम कह रहे हैं ना, तो अवंग के आ के बीच और ये और ये भी- जी जी हाँ अंश का ये अच का आ है उसके बीच, तो यहाँ हो जाएगा, तो गवांची रूप बन जाएगा। जी ठीक है, जी जी हाँ, तो गवाक गवाक गोची गवांची पुनस्तद, पुनस्तदवत कह दिया मूलकार ने इनको, मतलब फिर वैसे ही कर लो, गवाक संबोधन भी कर लो, और पुनस्तदवत, पुनस्तदवत वो द्वितीया के लिए लिखा है। ठीक है, तो गवाक गवाक गोची गवांची, और द्वितीया में गवाक गवाक गोची गवांची। तृतीया में क्या करना है, जो आप
औ विभक्ति में किए थे। भ संज्ञा होने के कारण जो ये अचः सूत्र है उससे अकार का लोप हो जाएगा। अकार का लोप हो जाने पर गोच शब्द बनेगा, टा का जोड़ देना गोचा। भ्याम में क्या करना है, गो मूल में तो लिख दिया है गोचा और गवाग्भ्याम इत्यादि, और वहां समझ लेना कि और भी रूप ऐसे ही बन जाएंगे। गवाग्भ्याम में क्या है, गो अच भ्याम, ठीक है। जी रूपों को अब ऐसे मौखिक बनाना साथ साथ में सीख लीजिए, क्योंकि जी लेखन से धीरे धीरे मौखिक पे आ जाओगे तो थोड़ा जल्दी जल्दी प्रक्रिया में हम सिद्धहस्त होते चलेंगे। तो गो अच भ्याम क्या हो जाएगा जी, पहले तो खुद तो कर देना, जी तो अकार गो अक भ्याम, जी। और जस जस तो कर देना तो गो अग भ्याम, अवंग। उधर अवंग कर देना तो गवाग भ्याम। जी यहाँ चर तो आगे फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना तो अवसान है और ना ही क्या है जी कर। तो इसलिए गवाग्भ्याम रूप बनेगा, गवाग्भ्याम गवाग्भी। चतुर्थी में गोचे, जहां जहां आजादी विभक्ति है हर जगह अचः सूत्र से आकार का लोप करना है और विभक्ति जोड़ देना। जी और फिर आपको अवंग करने की अवंग प्राप्त ही नहीं होता है, क्योंकि फिर अच परे नहीं मिलता है ना, जो आकार है वो जो आप लोप कर चुके हो वही तो अच परे मिलता, जी जी तभी वो लगता था। तो वहां पर अवंग आदेश वगैरह कुछ नहीं होना है। तो गोचे गवाग्भ्याम गवाग्भ्या, गोचः गवाग्भ्याम गवाग्भ्या, गोचः गोचो गोचाम गोची गोचो हो। गवाक्षु को थोड़ा मैंने लिख दिया है, वो इस तरीके से है कि गो अच सु, दीजिए आप चोकू, गो अक्सु, जस तो कर दीजिए झलाम जसोनते, गो गो अगसु, खरी करी चर, चर तो कर दीजिए, फिर ककार में बदल जाएगा गो अक्सु, और अवंग। आदेश प्रत्यय से उसे मूर्धन्य षा कर दीजिए गो अक्षु, और इधर अवंग अवंग। आदेश कर दीजिए और उधर सवर्ण दीर्घ करके गवाक्षु बन जाएगा ना। जी तो गवाक्षु रूप बनेगा। तो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को आप समझ चुके होंगे। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं जहां पर इन रूपों को उन्होंने बनाया है। देखिए श्याम सुंदर जी, जी गाम अंचती विग्रहे, क्वनी है ना, क्विनी, अर्थात क्विन प्रत्यय किया, उपपद समास किया, शुभलुक किया, गो अनच है इति स्थिते कृदंतत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा की, हम तो ही प्रातिपदिक संज्ञा की, और सावागते अर्थात सु आ जाता है। जी प्रातिपदिक संज्ञा की तो क्या आ जाता है, सु। सु आ गया तो गो अन चसु, अनिताम हलपुदाय किंगति से नकार का लोप हो गया तो गो अचसु। हम तो आपको यहां से पढ़ाते हैं, इतनी सारी प्रक्रिया को इसमें अंतर्निहित रहती है, हम तो आपको यहाँ से बताते हैं, क्योंकि जो सुबंत का अब कार्य है वो यहीं से स्टार्ट है। बाकी जो इसमें जो हुआ उपपद समास शुभ लुक, ये तो सब समास की प्रक्रिया थी। जी कृदंत का प्रत्यय होना भी वो कृदंत की स्थिति में है, वो आपने पढ़ा नहीं इसलिए वो हम सब नहीं बताते थे आपको। टीकाकार विधिवत लिखते हैं ये सब चीज को। तो गो अचसु इति अवशिष्टे अवंग स्फोटायनस्य इति अवंगी। अच्छा,
ये जो है अवंग को पहले कर ले रहे हैं ना। जी तो अवंगी ngश्य इत संज्ञायाम लोपे च, नकार की संज्ञा और लोप कर दिया अवंग में, तो अब बचेगा ना। तो कह रहे हैं ङिच्च इति अंतादेशा, ये गो के ओ को अवंग हुआ है, पूरे गो को नहीं होगा, तो ङिच्च की सहायता से अंत को होगा। ये हम बात जब आपको पढ़ा आई है, जब हमने अवंग स्फोटायनस से पढ़ाया, जी तो वही ये कह रहे हैं इति अंतादेश से। और अकः सवर्णे दीर्घे, अकः सवर्णे दीर्घ से दीर्घ कर लिया, तो मतलब इन्होंने जो कार्य हैं इधर वाले वो पहले किए हैं, वर्णोद्देशक कार्य, है ना। इन्होंने क्या है, संधि के कार्य सब पहले कर डाले हैं, जी 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 और हमारे द्वारा बताई गई प्रक्रिया में संधि कार्य बाद में है। जी मैं भी ये सोच रहा था कि संधि कार्य हम पहले क्यों नहीं कर ले रहे हैं, जब सब स्थिति है ही क्लियर, तो संधि कार्य पहले किए जा सकते हैं और इन विभक्ति कार्यों को हम बाद में कर सकते हैं। इन्होंने संधि कार्य पहले किए है ना, जी तो क्या करना चाहिए श्याम सुंदर जी पहले, क्योंकि भैमी व्याख्याकार इत्यादि इन लोगों ने पहले यही कार्य किए हैं, मतलब संधि कार्य न करके पहले प्रकृति विभक्ति का संधि कार्य कर लिए हैं। ठीक है ना। जी तो क्या कर लेना चाहिए, मुझे लगता है कि ऐसा कर लेना ज्यादा उचित है, ये जो लिख रहे हैं। जी हाँ जी, और फिर क्या क्या बचे, यदि कुछ अंग संबंधी कार्य होंगे तब वो दिक्कत करेंगे, क्योंकि अंग संबंधी कार्य पहले हो जाते हैं, जी क्योंकि एक नियम काम करेगा फिर आगे जाके वर्णादांगम बलिया। चलो इस पर भी ये भी एक चिंतन का विषय है, आप लोग भी इस पर विचार कर सकते हैं। ठीक है ना पुरुषोत्तम जी। हाँ, ये द्विविध हो सकता है, लेकिन कहीं वर्णादांगम बलिया का प्रयोजन हो सकता है, एक ये भी है, इसलिए वैसा अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन ये इस तरीके से कर रहे हैं, और ये भी एक अच्छे बनारस के ही विद्वान है जिन्होंने संस्कृत टीका लिखी है, तो इस प्रकार की परंपरा है अच्छी, कि समास इत्यादि कर लिया ना आपने पहले ही गो और अच के साथ साथ, तो तुरंत ही वो सब संधि अंधि कार्य करके फिट कर लो, तब आगे का चला। ये भी अच्छा है, चलो विचार करते हैं, विचार करने से ही शास्त्र आता है, नई नई बातें आती हैं। ठीक है, जी आगे इन्होंने बढ़ते पहले हैं। गवांश बना लिया है, उसके बाद कार्य किए हैं। हैं? पहले गवांश तक बना लिया है, उसके बाद वो जस इत्यादि कार्य किए हैं। हाँ कोई हाँ, वही वही, इसीलिए तो मैं स्क्रीनशॉट वगैरह रखा कि देखो हमें किस किस तरीके से ये हो रहा है, मिल रहा है। तो इति दीर्घे समूर नपुंसकात इति सोरलुकी कुन प्रत्यस्य कु, इन्होंने कुन प्रत्यस्य कु से कुत्त किया है, खैर कोई बात नहीं, वो भी एक पक्ष है ही। इति कुत्वे जलाम जशुन्ते इति गत्वे वावसाने कत्वे वाक वाकत्वे, है ना। तो गवाक इति और चरता भाव पक्षे गवाग इति। ठीक है ना, इनका पक्ष आप समझ ही गए होंगे क्या है। जी 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 चलो खैर आगे बढ़ते हैं। गोची, गोची में तो उन्होंने लिख दिया है गो न च औ अनिताम हल्पदाय किंगति, तो पूरा लगाते हैं एक साथ। नकार का लोप नपुंसकाच च से, औ के स्थान पे सी, यची भम से भासंज्ञा, अचह से अकार का लोप, संयोगे चक्रते गोची की रूपम। ठीक है, जी गवांची के लिए देखो ये लिख रहे हैं गो न नेता मलबदाय किंगति अनलोपे जस सोसीति कृते कृते सी सर्वनाम स्थानम, सर्वनाम स्थान संज्ञायाम, नपुंसकत से जलचा दे रहे हैं ना ये, देखो जी ये रहा, ये नपुंसकत से जलचा से अनुम कर रहे हैं।
तो गोवनचई अवस्फोटायनस्य अब इन्होंने अवंग स्फोटायनस्य यहाँ बाद में लगाया गवांची बनाते वक्त, देखना। जी जी जी। तो गो अनच इति जाते अवंग स्फोटायनस्य इति अवंगी और नस्येत संज्ञायाम लोकंग चरण सर्वने दीर्घे कृते, ऐसे करके इन्होंने बनाया है, जो है ना। तो ये है विद्वान स्थिति। चलो खैर, दोनों ही प्रकार से हमें प्रक्रिया तो मिली है। ऐसे भी चलो इस पर विचार करेंगे कि सही क्या है, इसको भी थोड़ा विचारित किया जाएगा। हमने बनाते वक्त सोच तो रहे थे कि क्या हो, और भी विचारापेक्ष है ये चीज। तो ऐसे करके आपने ये गवाक शब्द को पढ़ा। एक बड़ा ही श्लोक है इसके विषय में कि गवाक शब्द से रूपाणी किलीवार चागति भेदता है। ऐसे 4 लाइन का बड़ा अच्छा श्लोक है, आप टीकाओं में लिखा है, देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये शब्द पूरा हुआ। ये शब्द आपका था चकारांत था। अब आगे बढ़ते हैं। चकारांत शब्दों का यही इतना ही विवेचन है बस आपके इस नपुंसक लिंग में। इसके बाद है सकृत। तकारांत शब्दों में सकृत, सकृत कहते हैं मल, विष्टा, पुरीश, इतने सारे बहुत सारे पर्याय हैं इसके। और आपने एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक यदि सुना होगा है, जिसमें कहा जाता है व्याकरण विषय को लेकर के, उच्चारण को लेकर के, याद है ना श्याम सुंदर जी? 3 बार आता है सकलम शकलम हाँ जी सकृत छकृत, जी। कैसे है भाई? ये याद गुरुदेव नहीं है। प्रणाम। हाँ बताइए बताइए। यद्यपि बहुनाधीशः हीशे, है ना? हाँ तथापि पठपुत्र व्याकरणम, हाँ। इस प्रकार से है सर। स्वजनः स्वजनो माभूत, सकलम सकलम शक्ति शक्ति, बिल्कुल। देखो ये क्या है चक्कर, ये थोड़ा समझिएगा। ये श्लोक आपने सुना, बहुत सुना होगा। यह यद्यपि श्लोक किसी भी वैसी प्रामाणिक पुस्तक में नहीं है, किसी का बाद में लोगों ने बनाया है व्याकरण की महिमा के लिए। उन्होंने कहा यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम, कि हे पुत्र यदि तुम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहो तो केवल व्याकरण जरूर पढ़ लेना, बस एक ही शास्त्र पढ़ लेना। यदि बहुत ज्यादा शास्त्र पढ़ने का मन नहीं है तो केवल व्याकरण ही पढ़ लेना। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो तुम ऊट पटांग उच्चारण करोगे और जिसका लोग अर्थ कुछ का कुछ समझेंगे। तुम्हें खुद अर्थ ज्ञान नहीं होगा कि ऐसा यदि हमने उच्चारण कर दिया तो इसका अर्थ क्या हो गया है। कुछ भी बोलोगे अंडम मंडम और लोग समझेंगे कि जय क्या ये ऐसा बोल रहा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था ऐसे। तो वो उसको उदाहरण दे रहा है कि जैसे स्वजनः, देखिए क्या कह रहा है वो, स्वजनः है, स्वजनः स्वजनो माभूत, अर्थात वो दंत सकार वाला पहले बोल रहा है कि स्वजनः। इस स्वजनः का मतलब क्या होता है? अपने जन, स्व, अपने स्व लोग। अर्थात अपने, आत्मात्मीय अर्थ में आता है अपने जन। और यदि वो नहीं समझेगा तो कुछ का भी कुछ भी बोलेगा, तो इसको वो बोल देगा स्वजनः। कुत्ते लोग। तो स्व माने होता है कुत्ता है। आपने स्वर्ण शब्द पढ़ाई है, जी स्वर्ण शब्द नकारांत पढ़ाई है, उस नकार का लोप हो गया है बीच में समास के कारण। तो स्वजन, उसको स्वजन बोलेगा, रे कि तू मेरे स्वजन, तो उपहास का पात्र होगा। ठीक है। जी तो स्वजन है, स्वजन, स्वजन स्वजनो मा भूत। और फिर 2 बात और कह रहा है,
सकलम, संपूर्ण, सकलम, सकलम। और सकृत, एक तो ये वाला सकृत और एक ये वाला जो तुम पढ़ रहे हो अभी, ये वाला सकृत है। शकलम है, सकलम, शकलम माभूत के इस माने होता है सभी, संपूर्ण, और जी इस माने होता है टुकड़ा। जी दूसरे वाले का अर्थ वो कहना तो चाहता है कि सकलम देही, इस सभी को मुझे दे दो, है दंत वाला जी सकलम, और लेकिन बोल दे रहा है उसमें वो तालब विषकार, तो शकलम। तो कोई समझ लेगा कि चलो एक टुकड़ा ही मांग रहा है, वो उसे एक टुकड़ा पकड़ा देंगे पूरा न दे करके। ये बात। और और ये है सकृत। इस सकृत का मतलब होता है एक बार। एक बार, जी ठीक है, ये आप अभी जस्ट अव्यय प्रकरण पढ़ने वाले हो, उधर ये शब्द आया है। और इस वाले का अर्थ होता है सकृत विष्टा। तो आप इन सब जगह क्या देखे कि शकार और सकार के भेद से ही कितना बड़ा भेद है इन अर्थों में। खैर ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक आप सभी को पता है, बस हमने उसे और एक बार आपको बता दिया मधुर शैली में, और हृदयंगम आपको हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जी यहाँ पर इसके रूप कैसे चलते हैं, अत्यंत सरल है। अब आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि अब आपको प्रायः रूप सभी आ चुके हैं। वो कैसे बनने हैं वो प्रक्रिया आपको आ चुकी है, क्योंकि आपने समूढ़ सस का जो अभ्यास है इनको हृदयंगम कर लिया है अभ्यास द्वारा। और कुछ बस नियमों को याद रखना है, बाकी किसी भी शब्द के रूप अब आप चलाने की कोशिश किया करिए। जब आप संस्कृत पढ़ते हैं आजकल, संभवतः दुर्गा सप्तशती वगैरह का पाठ कर रहे होंगे, तो आपको बहुत सारे शब्द मिल जाते हैं। तो आप उसे चेक किया करिए कि रूप कहाँ का है, ये कैसा है। ऐसी ऊहापोह करने से ही ये शब्दावली शब्दकोश बढ़ता है, हमें अभ्यास होता है इससे बात। ठीक है श्याम सुंदर जी। जी तो चलिए, सकृत शब्द से सकृत स, अब सकार का वही, यहाँ पर तो नपुंसक लिंग में बचता ही नहीं है कुछ, स्वरूप नपुंसक। जी जस्ट हो आकार जाएगा, को जस्त कर देना है, और वावसा ने विकल्प से चर तो करेगा, तो पहला वाला ये भी ठीक और पिछले वाला भी ठीक, तो सकृत और सकृत दो रूप बन जाएंगे। अब इसके बाद आ जाइए सकृत, औ में, सु बन गया। औ में कुछ जी नहीं है, सकृत। औ लाइए, औ को सी हो जाता है, ये सी मिला का ई देंगे, बचता है, सकृति उसमें मिला दिया, बस कुछ नहीं। जी ठीक है। जी जी इसके बाद पहुंच जाइए जस में, सकृत जस। और यहाँ पर भी जस असोसी है, आपको पता ही है ना भूसलिंग में। जी तो सकृत ई, और नुम कर लेना है आपको, जी अपमसकस्य जलचा, जी नुम कर लिया तो शकृन्तई, शकृंती। जी और हाँ, उसको आप नकार को अनुस्वार और प्रसवर्ण करोगे भी तो भी वही रहेगा, नकार ही रहेगा। जी जी अतः हमने उसे इधर लिखा नहीं है उस प्रक्रिया में, क्योंकि वो आप जानते हैं। तो शकृंती ऐसे ही पुनस्तद्वत कर लो, निवेदन जी बना लो पहले, हे सकृत, हे सकृत, हे सकृति, हे सकृंती। द्वितीया सकृत, सकृद, सकृति, सकृंती। ये आपने पुनस्तद्वत कर लिया। आगे का, आगे में आगे क्या करना है, बस भैया जोड़ते जाओ।
विभक्ति ही तो जोड़नी है। अब सकृत टाटा का सकृता, सकृता सकृत भी। और उधर त और उसको जस्ट तो कर लेना, जी आकार हो जाएगा सकृद्भ्याम सकृद्भि चतुर्थी, सकृते सकृद्भ्याम सकृद्भ्या सकृतः सकृद्भ्याम सकृद्भ्या सकृतः सकृतो सकृताम सकृति सकृतो सकृतसु। यहाँ पर आपने चर तो कर लिया है बस, जी तो सकृतसु बन जाएगा। ये ऐसे करके इसके रूप चलेंगे। इसके बाद तकारांतों में दूसरा शब्द आता है एक ददत। क्या शब्द है? ददत। ददत। जो ददत शब्द है ये दा धातु से बना हुआ है। इस दा धातु को द्वित्व हो जाता है तो दा दा है, और वो सत्ती वगैरह प्रत्यय होकर के, तो मतलब दो दा इसलिए है क्योंकि ये दा धातु से बना है, उसको द्वित्व हो जाता है। तो वस्तुतः मूल जो प्रातिपदिक है आपका ददत, ऐसा ही है तकारांत। ठीक है, मैं ये जी द्वित्व वाली प्रक्रिया क्यों बता रहा हूं, क्योंकि उभे अभ्यस्तम एक सूत्र है, उसके द्वारा अभ्यस्त संज्ञा वाला। छठे अध्याय में आपने वो सूत्र पढ़ चुके हैं, हलंत पुल्लिंग में अंतिम में छठे अध्याय में उसमें लिखा है कि अत्र ये द्विवेते, अर्थात साष्ट प्रकरण में जिनको द्वित्व विधान होता है उनकी अभ्यस्त संज्ञा होती है ना, उस समुदाय की अभ्यस्त संज्ञा। तो अभ्यस्त संज्ञा बतलाने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं, तो ददत अभ्यस्त संज्ञक है। मतलब ये तकारांतों में किस प्रकार का है? अभ्यस्त संज्ञक। सकृत था एक तो तकारांत है, वो नहीं था अभ्यस्त संज्ञक, ये है अभ्यस्त संज्ञक। तो अभ्यस्त संज्ञा किनकी होगी आप जान ही आए हो, जक्षित्यादय षट से जो निष्पन्न है ना, जक्षत और वो क्या क्या बिव्यत, ये आपने जो रूप पढ़े थे वो सभी जागृत दरिद्रत। है, जागृत दरिद्रत। बिल्कुल यही सब। तो यहाँ में ददत रूप बनाने में तो देखो दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तो आप क्या करिए, ददत और समूल नपुंसकात सूत्र से कर दीजिए, तो दो रूप बनेंगे, एक तो दत्त बनेगा, दूसरा द। जी आपके मूल में एक ही दिया है, आप उसे दो समझ लेना। मतलब वो रूप इसी की तरह बनेंगे जैसे भी आपने यहाँ बनाए। ठीक है, केवल जस में थोड़ा देख वो है, और द्विवचन में भी वही बनेगा, द ती जी है। जी अच्छा, यहां पर क्या हो रहा है जस में? ददत जस, जस का अस, जस सो सी, ददत ई। यहां पर नपुंसकस्य झलचा से नुम प्राप्त है इसे। ठीक है जी। जी और जो नुम है नित्य प्राप्त है। लेकिन एक सूत्र और पढ़ा था आपने जब जक्षित्यादय षट वगैरह इस सूत्र जहां पढ़े, उसी प्रकरण में नाभ्यस्ताच्छतु, जी अभ्यस्त संज्ञक से परे छत्री प्रत्यांतों को नुम नहीं होता है, नुम का निषेध था। तो यहां पर भी नुम का निषेध प्राप्त है, मतलब नुम का निषेध हो ही जाएगा, है ना। जी किंतु उस नुम को विधान किया फिर से, तो नाभ्यस्तात चतु से नुम निषेध प्राप्त है, हो ही नहीं सकता है नुम। इसलिए सूत्र बनाना पड़ा पाणिनि जी को। अब यहां उन्होंने विकल्प से नुम किया, वा नपुंसकस्य, सूत्र यही दिया है, वा नपुंसकस्य। तो क्या कहता है ये सूत्र कि अभ्यस्तात परो यह सता, अभ्यस्त संज्ञक से परे जो सत्री तदंत या तदंत कोई शब्द, सत्री प्रत्यांत जो शब्द, ठीक है, जी ऐसे क्लीबस्य, ऐसे क्लीब अर्थात को, अर्थात नपुंसकलिंग को, तो ये नपुंसकलिंग शब्द तो है ही ददत। जी तो का इसको वा नुम, उसको नुम हो जाता है, नपुंसकलिंग में चली रहे, तो इसको विकल्प से नुम कर देना। सर्वनाम स्थान के जस सोसी से सर्वनाम स्थान संज्ञा है ही है। जी
सी सर्वनाम स्थानम। तो विकल्प से नुम बस आपको करना है। तो जब आप नुम कर देंगे तो अनुस्वार पर सरल होकर के ददंती, और एक बार जब आप नुम नहीं करेंगे तो नकार बीच में नहीं दिखाई देगा तो ददती। बस इतनी सी कहानी इसकी थोड़ा अलग थी, ददंती और ददती की। बाकी जो इसके रूप हैं वो सभी के सभी शकृत शब्दवत ही चलेंगे। तो श्याम सुंदर जी जी इसके रूपों को बोल दीजिए, हमने लिखे नहीं वो। जी और आप जो भी लोग हैं वो बैकग्राउंड में उच्चारण करते रहें, ठीक जी है? चलिए जी। बोलिए। ददत, ददद, ददती, हाँ, ददंती, ददती। हाँ, हे ददत, हे ददद, हाँ, हे ददती, हे ददंती, हे हम्म, ददती। हम्म, ददद, ददद, हम्म, ददती, हम्म, ददंती, हम्म, ददती। हम्म, ददता, ददद्भ्याम, हम्म, ददद्भिः। हम्म, ददते, हम्म, ददद्भ्याम, हम्म, ददद्भ्यः। हम्म, ददताः, हम्म, ददद्भ्याम, हम्म, ददद्भ्यः। जी, ददताः, हम्म, ददतोः, हम्म, ददताम्। हम्म, ददति, हम्म, ददतोः, हम्म, ददत्सु। ददत्सु है ना? जी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो बाकी आप लोग भी ऐसे इन रूपों का अभ्यास कर लें जो सत्री प्रत्यांत में, जो अभ्यस्त संज्ञकों में जिस प्रकार से चलेंगे विशेषकर, उनका ऐसे अभ्यास करें। बाकी इसके आगे का जो शब्द है उसे अब हम पढ़ेंगे कल। इतने में यदि आपको कहीं पर भी संदेह है तो आप पूछिए। आप मैसेज के द्वारा टाइप करके या बोल करके कैसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है जी? जी आज का पाठ हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है अमर कुमार जी? नमो नमः। नमो नमः। और चरण सब स्पर्श। कुशल मंगल है? जी मौजूद सब ठीक है आपकी दुआ अरे चलिए, बहुत अच्छे। से। तो चलिए फिर समापन कर लेते हैं। जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि।